Hello guys, welcome to our channel Engineer Being. Today I'm going to cover the most important questions of Module 2 and this is the part second. मैंने Module 1 के important questions दो parts में cover किए. I hope guys आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी और अगर आपने नहीं देखी है so guys जरूर देखें वो वीडियो, आपको उन सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. So let's start with today's important questions. So the first question is compare ANN and Bayesian network. ANN हमने डिस्कस किया था, इट इज द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड हेयर ये 2 मार्क्स में आया है 2020 में. सो देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस होता है. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हमने देखा था कि इस टाइप से लेयर्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है. बेसियन लेयर नेटवर्क में हमने डिस्कस नहीं किया था, तो बेसियन नेटवर्क कुछ इस टाइप से बनता है कि अगर मुझे चेक करना है कि रेन होगी या नहीं, तो क्लाउडी होगी तो है वेदर तो रेन, और अगर क्लाउडी है और खाली स्प्रिंकल थोड़ा थोड़ा बूंद बारिश हुई है हल्की फुल्की तो उससे सिर्फ ग्रास वेट होगी. तो इस टाइप से कुछ हमें सिनेरियो दे दिया जाता है, तो हम इस तरीके से यहाँ पे ऐसे बनाते हैं बेसियन नेटवर्क. और ये है ANN. तो यहाँ पे लेयर्स की फॉर्म में होता है इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर. यहाँ पे बहुत सारी हिडन लेयर्स हो सकती हैं. तो बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. दोनों ही डायरेक्टेड ग्राफ्स का यूज कर रहे हैं, बट द डिफरेंस इज कि यहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ जो है वो हमें एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब जो भी नेटवर्क बिल्डिंग है वो हमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है. सो दैट इज द बेसियन नेटवर्क. बट ANN में हमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है वाइल मेकिंग द नेटवर्क स्ट्रक्चर. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. अगर हम डेफिनेशन से देखें, the vertices and the edges in Bayesian network have some sort of meaning. The network building itself give you the important information about the subject dependence between the variables. With neural networks, the network structure does not tell you anything like Bayesian network. So that's the difference between the two. ये हमें कुछ important इंफॉर्मेशन देता है, इसके जो वर्टाइसेस है, एजेस हैं, बट यहाँ पे हमें नेटवर्क स्ट्रक्चर से कोई ऐसा खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती. सेकंड इज बेस थ्योरम. हाउ इज बेस थ्योरम यूज्ड इन मशीन लर्निंग. हाउ नाइफ बेस एल्गोरिथम इज डिफरेंट फ्रॉम बेस थ्योरम. सो ये 2021 में 10 मार्क्स में पूछा गया है और इसी में ये क्वेश्चन और पूछा गया है सेम 2021 में. हाउ इज नाइफ बेसियन क्लासिफायर डिफरेंट फ्रॉम बेसियन क्लासिफायर. सो देखते हैं इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं. पहला कि बेस थ्योरम यूज कब होती है. बेस थ्योरम हम तब यूज करते हैं, उस सिचुएशन में यूज करते हैं जब एक इवेंट के होने की हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. कब? जब दूसरा इवेंट ऑलरेडी हो चुका है. जैसे कि, और लिखने का तरीका क्या होता है, अगर मैं PA/B लिख रही हूँ या फिर मैं X/B ही लिखती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे X/B ही लिया है. तो अगर मैं X/Y लिखती हूँ, मतलब कि Y हो चुका है इवेंट और मेरे को X के होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो उस टाइप के इवेंट्स में बेस थ्योरम का यूज किया जाता है. डेफिनेशन में देखें, अगर बेस थ्योरम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट दैट हेल्प to calculate the probability of occurring one event with uncertain knowledge while other one has already occurred. That means दूसरा इवेंट हो चुका है और पहले के होने की मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. सो दिस इज द थ्योरम. अगर मैं Px/y लिख रही हूँ तो उसका फॉर्मूला होता है Py/x मल्टीप्लाई बाय P बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y. अब x/y क्या बताता है कि मुझे x के होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है और y हो चुका है. अगर y/x है मतलब मुझे y के होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है और x हो चुका है. P of x means probability of x and P of y means probability of y. हम बेस थ्योरम को बेस रूल भी बोलते हैं. अब Px/y को हम बोलते हैं posterior. That means it is defined as updated probability after considering the evidence. सेकेंड इज लाइकलीहुड. कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं कि पोस्टीरियर, लाइकलीहुड, प्रायर प्रोबेबिलिटी, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं. तो बस इन्हीं प्रोबेबिलिटीज को कुछ नेम दे दिया गया है, तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में. सो पोस्टीरियर इसे बोलते हैं, लाइकलीहुड इसको बोलते हैं, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस व्हेन द हाइपोथेसिस इज ट्रू. नेक्स्ट इज प्रायर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस बिफोर कंसिडरिंग द एविडेंस. देन लास्ट वन इज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस अंडर एनी कंसिडरेशन. तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं बेस थ्योरम का
फॉर्मूला कैसे, जैसे कि पी एक्स ऑफ एक्स बाय वाई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, दिस इज द फॉर्मूला। तो इसको मैंने क्या बोला, पोस्टीरियर, इसको बोला लाइक्लीहुड, दिस इज माय प्रायर एंड दिस इज माय एविडेंस, इसको बोला मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। इसी से ही ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर हम एक एग्जांपल देखें, सपोज डेंजरस फायर, ये मुझे गिवन है, यहाँ ये तीनों पॉइंट्स मुझे गिवन है और मुझसे ये चीज पूछी गई है क्वेश्चन में, ठीक है, दिस इज आस्क्ड, ओके। डेंजरस फायर्स आर रेयर बट स्मोकिंग इज फेयरली कॉमन ड्यू टू बारबीक्यूज, मतलब फायर होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, स्मोक होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, मैं लिख लेती हूँ, स्मोक होने की प्रोबेबिलिटी इज 10%, probability of fire is 1%, and here 90% of dangerous fires when smoke makes smoke, मतलब कि स्मोक कब बन रहा है, बिकॉज ऑफ 90% डेंजरस फायर्स, मतलब फायर लग गई है उसके बाद स्मोक इज जनरेटेड। तो यहाँ पे मैंने लिखा S बाय एफ, क्योंकि पहले फायर आई उसके बाद स्मोक आया, ये चीज दी गई है कंडीशन, तो यहाँ पे मैंने लिखा ये। अब क्या पूछ रहा है कि वी देन डिस्कवर द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंजरस फायर व्हेन देयर इज नो स्मोक, मतलब मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फायर की, व्हेन देयर इज नो स्मोक, ओके, यानी कि F बाय S कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पी एस बाय एफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ S। तो हम सीधा सीधा सब्सटीट्यूट कर देंगे, दैट इज 90 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 10, सो वी गेट 9, सो हियर इज द 9%। तो इस तरीके से वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम। अब देखते हैं नाइव बेस क्लासीफायर एल्गोरिथम क्या होती है। फर्स्ट कि ये सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम पे बेस्ड होती है, ठीक है, और ये बेस थ्योरम को भी यूज करती है। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं। सुपरवाइज लर्निंग में 2 टाइप के प्रॉब्लम्स होते थे, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। एंड सुपरवाइज लर्निंग होती क्या थी, जिसमें हम लेबल्ड डेटा सेट का यूज करते थे। फिर इसको हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, और इसको हम प्रोबेबिलिस्टिक क्लासीफायर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के। एंड थर्ड वन इज कि इसका एप्लीकेशन क्या है, किन किन चीजों में वी कैन यूज नाइव बेस्ड एल्गोरिथम, दैट इज स्पैम फिल्ट्रेशन, सेंटिमेंटल एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिकल्स। अब डिफरेंस क्या आता है नाइव बेस एंड बेस थ्योरम में, डिफरेंस ये आता है कि नाइव बेस जो है वो कंडीशनल इंडिपेंडेंस को एज्यूम करता है, बट बेस थ्योरम ये चीज एज्यूम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, कंडीशनल इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि अगर एक फीचर का इंडिपेंडेंस दूसरे फीचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब द फीचर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है, इस फीचर की अकरेंस दूसरे फीचर पे डिपेंड नहीं कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू स्पेसिफाई अ फ्रूट एज एप्पल, अगर मुझे बताना है कि ये फ्रूट एप्पल है, तो सपोज मैंने उसका शेप देखा कि राउंड है, उसका कलर देखा मैंने रेड है, ठीक है, रेड देखा, राउंड देखा, उसका टेस्ट देखा, ठीक है, तो ये सारे फीचर्स जो हैं ये एक दूसरे पे तो नहीं डिपेंड कर रहे हैं, दे आर इंडिविजुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन स्पेसिफाइंग अ सर्टेन फ्रूट एज एप्पल, एक दूसरे पे डिपेंडेंस नहीं है इनकी, अलग अलग अपना प्रॉपर कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं ये बताने में कि ये फ्रूट एक एप्पल है। तो ये हुआ कंडीशनल इंडिपेंडेंस का मतलब कि एक फीचर दूसरे फीचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बट बेस थ्योरम कंडीशनल इंडिपेंडेंस को कंसीडर नहीं करता है। तो यही डिफरेंस है बिटवीन नाइव बेस एंड बेस। यहाँ पे नाइव का मतलब ही यही है कि कंडीशनल इंडिपेंडेंस, एंड बेस का मतलब है कि यहाँ पे बेस थ्योरम भी यूज होगी। अब वह कैसे करता है नाइव बेस क्लासीफायर, ये देख लेते हैं। तो सपोज मेरे पास ये एग्जाम्पल है, ठीक है, और इस एग्जाम्पल में कुछ वेदर्स गिवन है मुझे, ठीक है, जैसे कि रेनी, सनी, ओवरकास्ट, ये 3 टाइप के वेदर गिवन है, और मुझे ये बताना है कि ग्राउंड में एक पर्सन जो है प्लेयर खेलेगा या नहीं खेलेगा। अब रेनी सीजन में नहीं खेलेगा पर्सन, बारिश में कैसे खेलेगा, ओवरकास्ट में भी नहीं खेलेगा, जब धूप निकलेगी तभी खेल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज गिवन है, ये पूरा डेटा सेट मेरे को गिवन है 0 to 13, यानी कि टोटल 14 डेटाज गिवन है 0 to 13। तो सबसे पहला स्टेप मेरा होता है इसमें टू कंस्ट्रक्ट द लाइक्लीहुड
टेबल। अब वेदर गिवन थे, कौन कौन से वेदर, ओवरकास्ट, रेनी एंड सनी। तो मैंने लिख लिया कि ओवरकास्ट के लिए यस की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो मैंने देखा ओवरकास्ट यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 एंड हियर द फिफ्थ वन। तो यहाँ पे 5 एंट्रीज में आ रहा है ओवरकास्ट, तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 एंट्रीज में यस जो है वो ओवरकास्ट के लिए है, और नो किसी भी एंट्री पे नहीं है ओवरकास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 0 लिखा। फिर आता है रेनी। रेनी चेक करते हैं, यस कहाँ का है रेनी के लिए, यहाँ पे यस है 1, और रेनी के लिए यस है 2, और नो यहाँ आया 2 टाइम्स रेनी के लिए, और नहीं आया, तो इसलिए मैंने यस में 2 लिखा और नो में भी 2 लिखा। सिमिलरली मैंने सनी में भी चेक किया कि कितनी बार यस है और कितनी बार नो है। फिर मैंने टोटल यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो पहला मैंने लाइक्लीहुड टेबल जनरेट किया। सेकेंड स्टेप में मेरे को फ्रीक्वेंसी टेबल जनरेट करना है। फ्रीक्वेंसी टेबल, ये चीजें मैंने पहले से ही नोट कर ली थी, नो और यस की। अब मेरे को फ्रीक्वेंसी टेबल निकालना है। तो ओवरकास्ट के लिए टोटल जो डेटा है दैट इज 5, और टोटल कितनी है मेरे पास एंट्रीज, 0 to 13 एंट्रीज है, यानी कि टोटल 14। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकल गई। सिमिलरली यहाँ पे मैंने रेनी की प्रोबेबिलिटी निकाली और सनी की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, और ऐसे ही मैंने यहाँ पे कॉलम वाइज प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली। यहाँ पे सम किया एंड टोटल डेटा इज 14। 5, 2 और 3 का सम किया दैट इज 10 एंड आई हैव डिवाइडेड इट विद 14। अब यहाँ पे मैं बेस थ्योरम को अप्लाई करूंगी। ओके, मेरे को निकालना है कि वेदर सनी है, ये मेरे पास गिवन है, और यस, ठीक है, सनी है और पर्सन खेलेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी एस बाई एस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ यस डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी। क्यों, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाय वाई का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। तो बस ये फॉर्मूला याद रखना है, सेम हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी बाय यस कितनी है, कि सनी भी हो और यस भी हो, मतलब इस वाले कॉलम में आ जाएंगे हम। तो यहाँ पे 3/14 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, 3 यहाँ पे है और टोटल इसका कितना है, 5, 6, 7 एंड 3। तो 3/10 वी विल कैलकुलेट एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी बाय यस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी हमने पहले से कैलकुलेट कर ली, टोटल दैट इज 0.35, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ यस इज 0.71। यहाँ पे यस की प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी आ गई, 0.71। तो ये हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे एंड वी विल गेट द आंसर। सिमिलरली अगर मुझे ये कैलकुलेट करना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बाय सनी, तो इसका ये फॉर्मूला बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी बाय नो, दैट मीन्स नो है आंसर, नो है आंसर यहाँ पे, एंड सनी, सो इट विल बी 2/4। यहाँ पे नो है एंट्री और सनी भी होना चाहिए, यानी कि मैं इस वाली एंट्री पे आ जाऊंगी, तो ये मैं लिखूंगी 2, और टोटल कितना है यहाँ पे 4, दैट मीन्स 2/4। तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। नो की प्रोबेबिलिटी मैंने टोटल कैलकुलेट कर ही रखी है यहाँ पे, दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर नो, नो वाला कॉलम है ये, तो 0.29 इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, और सनी की प्रोबेबिलिटी भी 0.35 मैंने यहाँ पे ये रिकैलकुलेट कर रखी है। तो मुझे सिंपल फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करना है एंड आई विल गेट द आंसर। अब यहाँ पे क्या है कि यस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.60, और नो की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.41। तो यस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है नो से, तो मैं कहूंगी कि ऑन सनी डे प्लेयर कैन प्ले द गेम। सो इस तरीके से हम नाइफ बेस्ड क्लासीफायर का यूज करते हैं। 2 टेबल्स बनाते हैं हम इसमें, लाइक्लीहुड टेबल एंड द फ्रीक्वेंसी टेबल, और उसके बाद बेस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। बेस थ्योरम का सिंपल ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, दिस इज वेरी इजी टू रिमेम्बर, और ये टेबल भी हम इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। गाइज अगर आपको कोई भी डाउट हो, सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर देम। Question number 3 is, what problem does EM algorithm solves? What are the tasks of each steps in EM algorithm? ये वाला क्वेश्चन 2021 में आया, ये वाला क्वेश्चन 2020 में आया है 2 मार्क्स में, और यहाँ पे 10 मार्क्स में आया, मतलब दोनों साल आया क्वेश्चन, बस यहाँ पे 2 मार्क्स का था और वहाँ पे 2021 में रिसेंट ईयर में 10 मार्क्स का। तो EM एल्गोरिथम का हम यूज करते हैं पहली चीज की लेटेंट वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। किन के लिए यूज करते हैं, लेटेंट वेरिएबल्स के लिए। अब लेटेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐसे वेरिएबल्स
कुछ इस तरीके से ऐसे वेरिएबल्स जो मिसिंग हो, जिनकी वैल्यू हमें पता ना हो, तो वो चीज होती है लेटेंट वेरिएबल। इनको हम निकालते हैं यूजिंग सम अदर वेरिएबल और यूजिंग द ऑब्जर्वेशन विद द प्रीवियस डेटा, तो उनको हम कैलकुलेट करते हैं वेरिएबल्स को। तो लेटेंट वेरिएबल्स में इस एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। The expectation maximization algorithm is defined as the combination of various unsupervised machine learning algorithms. तो ये combination है unsupervised machine learning algorithms का, which is used to determine local maximum likelihood estimates or maximum a posteriori estimates for unobservable variables in the statistical model. तो जो भी unobservable variables होते हैं हमारे, उनमें लगता है ये, ठीक है। इट इज अ टेक्निक टू फाइंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन व्हेन द लेटेंट वेरिएबल्स आर प्रेजेंट। इट इज आल्सो रेफर्ड एज लेटेंट वेरिएबल मॉडल। लेटेंट वेरिएबल होता क्या है, जिसमें ऑब्जर्वेबल अनऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स दोनों हो, और ऑब्जर्वेबल वेरिएबल कैन बी प्रिडिक्ट व्हाइल अनऑब्जर्वेबल आर इन्फर्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वेबल। दीज अनऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स आर नोन एज लेटेंट वेरिएबल्स। इन्हीं को हम बोलते हैं लेटेंट वेरिएबल्स। फिर स्टेप्स क्या क्या यूज होते हैं हमारे EM एल्गोरिथम में। तो पहला है इनिशियलाइजेशन, सेकंड एक्सपेक्टेशन, थर्ड मैक्सिमाइजेशन एंड फोर्थ इज कन्वर्जेंस। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं हमारे। तो फर्स्ट स्टेप हुआ हमारा इनिशियल वैल्यू का, फिर आया एक्सपेक्टेशन, मैक्सिमाइजेशन एंड कन्वर्जेंस स्टेप। तो इनिशियल वैल्यूज में क्या करते हैं, हम सारे पैरामीटर्स को इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। सिस्टम में जो भी हमारा डेटा है, इनकम्प्लीट डेटा ही होगा इनिशियली, तो वो सारा डेटा हम रख लेते हैं इनिशियल स्टेप में। फिर आता है हमारा एक्सपेक्टेशन स्टेप। तो एक्सपेक्टेशन स्टेप में क्या करते हैं, दैट इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट और गेस द वैल्यू ऑफ मिसिंग और इनकम्प्लीट डेटा यूजिंग द ऑब्जर्व डेटा। मतलब एस्टिमेट करते हैं, यानी कि जो भी मिसिंग वैल्यूज हैं उनको हम गेस करते हैं, या जो भी हमारे पास प्रीवियस डेटा होता है, पहले का डेटा, उससे ऑब्जर्व करके वी ट्राई टू कैलकुलेट। फिर आता है मैक्सिमाइजेशन स्टेप, यानी कि वी यूज कंप्लीट डेटा ऑब्टेन फ्रॉम सेकेंड स्टेप टू अपडेट द पैरामीटर वैल्यूज। यानी कि सेकेंड स्टेप से जो भी वैल्यूज जनरेट हुए, जो भी मिसिंग इनकम्प्लीट डेटा हमने जनरेट किया, उसकी हेल्प से हम अपडेट करते हैं सारे पैरामीटर वैल्यूज को M स्टेप में, ठीक है। फिर आता है फोर्थ स्टेप। फिर हम चेक करते हैं कि क्या वैल्यूज जो है लेटेंट वेरिएबल्स की वो कन्वर्जिंग है या नहीं है। अगर कन्वर्जिंग है, दैट मीन्स हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। बट अगर कन्वर्जिंग नहीं है, तो हम पूरा प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो ये हुए हमारे 4 स्टेप्स किसके, EM एल्गोरिथम के। तो इसमें मैंने 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए, दैट इज EM एल्गोरिथम एंड बेस थ्योरम। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, सो गाइज डू कमेंट इट। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, सो गिव इट अ थम्स अप, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।